बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, आज हम चैप्टर नंबर 3, ये हमारा सिविल 214 एडवांस सर्वेइंग का चैप्टर नंबर 3 का की हम स्टडी करेंगे। चैप्टर नंबर 3 जो है ये बहुत सिविल इंजीनियरिंग सर्वे में बहुत अहम चैप्टर है और ये कर्व्स के बारे में है। कर्व्स का उसने उर्दू तर्जुमा गोलाइयाँ किया हुआ है, गोलाई। तो ये कर्व्स इनका इंट्रोडक्शन क्या है और इसके बाद कर्व्स के बारे में मैं डिटेल से आपको बताऊंगा कि कर्व्स का इंट्रोडक्शन में हमने जो पढ़ना है, ये कर्व होती क्या है। कर्व जो है ये किस लिए इंट्रोड्यूस करते हैं, ये रोड्स में, एक्चुअली रोड्स में, रेलवेज़ में और कैनाल्स में ये अप्लाई की जाती हैं। तो इसका मकसद जो कर्व का जो मकसद है, बुनियादी मकसद, तो चेंज द डायरेक्शन। कर्व का मकसद क्या है? टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ द रोड और रेलवे और हाईवे और कैनाल और पाइपलाइन एट्सेट्रा। और ये सारी चीज़ें चेंज द डायरेक्शन, यानी इतनी आसानी से हमने डायरेक्शन को चेंज करना है ताकि गाड़ी चलाते हुए हमें बहुत ज़्यादा स्पीड कम ना करनी पड़े और हमें ऑब्स्ट्रक्शन ना आए। तो इसकी जो किस्में हैं वो दो बुनियादी तौर पे इसकी किस्में हैं, हॉरिजॉन्टल कर्व्स हैं और वर्टिकल कर्व्स हैं। हॉरिजॉन्टल कर्व में मज़ीद है सिंपल सर्कुलर कर्व, और सिंपल सर्कुलर कर्व की मज़ीद किस्में हैं इसकी जो हम डिटेल से पढ़ेंगे। फिर सिंपल सर्कुलर कर्व और ट्रांजिशन कर्व। इसके बाद है वर्टिकल कर्व। ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कर्व ये मेन थी, ब्रॉड स्पेक्ट्रम में इसकी टाइप्स थी। अब वर्टिकल कर्व की मज़ीद दो किस्में हैं, समट कर्व और सैग कर्व। इसके बाद है इसमें मेथड्स ऑफ सेटिंग आउट ऑफ कर्व्स। कर्व लगाने के मुख्तलिफ तरीके क्या हैं? तो दो तरीके हैं इसमें, नॉन इंस्ट्रूमेंटल मेथड है और इंस्ट्रूमेंटल मेथड है। नॉन इंस्ट्रूमेंटल मेथड यानी बगैर थियोडोलाइट के जो हम कर्व लगाते हैं उसको कहते हैं नॉन इंस्ट्रूमेंटल मेथड। इसमें इसकी डिटेल 3-4 और इसके तरीके हैं, ये हम डिटेल में पढ़ेंगे। इंस्ट्रूमेंटल मेथड में 1 थियोडोलाइट का मेथड है और 2 थियोडोलाइट का मेथड है। फिर इसी चैप्टर में हमने सुपर एलिवेशन पढ़नी है। तो सुपर एलिवेशन बेसिकली रोड्स और हाईवेज़ में कर्व के ऊपर जाकर जब हम रोड का बाहर वाला किनारा अंदर वाले किनारे की निस्बत, आउटर एज इनर एज की निस्बत हम उसको बुलंद करते हैं, और तो इसी रेशो को जो इन दोनों किनारों के दरमियान जो एलिवेशन का फ़र्क होता है, इसी को सुपर एलिवेशन कहते हैं। और मकसद इसका ये होता है कि रोड के ऊपर चूँकि सेंट्रीफ्यूगल, जब हम मोड़ के ऊपर पहुँचते हैं, कर्व्स के ऊपर पहुँचते हैं, तो वहाँ पे जाकर कर्व पर जो मूविंग व्हीकल है या ट्रेन है उसके ऊपर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इफ़ेक्ट करती है। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है उसका मकसद और उसका जो मंशा जो होता है वो गोलाई पर या कर्व पर चलने वाली गाड़ी को या व्हीकल को ओवरटर्न करने की कोशिश करती है। तो हम इसीलिए जो कर्व के ऊपर जाकर उसको सुपर एलिवेशन प्रोवाइड करते हैं ताकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है उसके इफ़ेक्ट को कम से कम किया जा सके। ये इसका मकसद है। इसके अप्लाई करने का तरीक़ेकार क्या है और बाकी इसकी डिटेल जो है ये अभी मैं आपसे डिस्कस करता हूँ कर्व्स के बारे में डिटेल से। तो अभी हम इसको चलाते हैं इंशाल्लाह। इस तलबा अभी हम कर्व्स का इंट्रोडक्शन हमने पढ़ा था, उसमें हमने अब डिटेल में आपको बताने चला हूँ डेफिनीशन क्या है। कर्व की डेफिनीशन, कर्व एक्चुअली एक दायरे का एक हिस्सा होता है, एक पार्ट होता है जिसका कोई रेडियस होता है। और नेसेसिटी ऑफ कर्व, डेफिनेशन इसकी क्या है कि कर्व्स आर इंट्रोड्यूस्ड इन द लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन टू चेंज द डायरेक्शन ईजीली, टू चेंज द डायरेक्शन ईजीली। लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन मीन्स रेलवे लाइन, रोड्स जिसको हाईवेज़ हम कहते हैं, और या फिर जो है कैनाल, ये पानी लेके जाने वाली चीज़ है। तो रोड्स और रेलवे लाइन के ऊपर
रोड के ऊपर वेहिकुलर ट्रैफिक चलती है और रेलवे लाइन के ऊपर गाड़ी चलती है, ट्रेन चलती है और कैनाल में पानी जाता है। तो इन चीज़ों को हमने आसानी से इनकी डायरेक्शन चेंज करने के लिए कर्व्स को इंट्रोड्यूस किया जाता है। तो नेसेसिटी ऑफ कर्व्स क्या है? नेसेसिटी ऑफ कर्व जो है, ये कर्व्स हम क्यों लगाते हैं? कर्व्स वो कहता है कि हम मैक्सिमम कोशिश करते हैं कि रोड्स, रेलवे लाइंस और कैनाल्स हम बिल्कुल स्ट्रेट बनाएं। आप देखें कि अगर दो पॉइंट्स के दरमियान अगर हम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिल्कुल स्ट्रेट इनको मिलाएं तो सबसे छोटा डिस्टेंस जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन का होता है। इसको जब हम इन दोनों पॉइंट्स को अगर हम इससे हट के मिलाएंगे, इधर से करके इधर से मिलाते हैं या इधर से पहले मिला के इधर मिलाते लेके जाते हैं, कोई दरमियान में कोई सी पॉइंट है, इधर से चेक करके हम, तो इस अब लामहल आप देख लें कि ये स्ट्रेट जो लाइन है ये सबसे छोटी है और दूसरे जो हट के स्ट्रेट से जो डिस्टेंस होगा वो लंबाई ज़्यादा होती जाएगी। तो रोड्स, रेलवे लाइन और कैनाल मैक्सिमम कोशिश ये की जाती है ट्राई टू मेक देम स्ट्रेट, सही उनको बिल्कुल हॉरिजॉन्टल बनाने की कोशिश करते हैं, बिल्कुल सीधा बनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन चंद अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस, ऐसी वजूहात जिनको हम रेक्टिफाई नहीं कर सकते, जिनकी वजह से, जिस मजबूरी की वजह से हम फिर रोड्स को मोड़ते हैं, और जब मोड़ते हैं जहाँ पे मोड़ देंगे, टर्न देंगे, वहाँ पे हमने कर्व लगानी है। तो जो रीजंस हैं उसकी कि सम रीजंस ड्यू टू विच द रोड्स, रेलवे लाइंस एंड कैनाल्स आर बेंट, जिन मोड़ा जाता है, तो वो हैं कि नंबर एक है कि पॉपुलेशन या रोड, रेलवे लाइन या कैनाल की सूरत में कोई सामने कोई पॉपुलेशन आ गई है या कोई ग्रेवयार्ड आ गया है, इसकी वजह से हम अपनी स्ट्रेट लाइन को जो है बेंड करके मोड़ के दूसरी तरफ लेके जाएंगे। दूसरे नंबर पे रिवर अगर रास्ते में आ जाता है, स्ट्रीम आती है, नाला आता है, कोई माउंटेन आता है, ये दूसरी रीज़न है कि पहली रीज़न कि पॉपुलेशन या ग्रेवयार्ड रास्ते में आ गया, उस वजह से हमें मुड़ना पड़ा। दूसरे नंबर पे रिवर है, दरिया है, स्ट्रीम है, नाला है, माउंटेन है, इस वजह से हमें मुड़ना पड़ेगा। तीसरे नंबर पे किसी एक पर्टिकुलर आबादी को हमने रोड का या रेलवे लाइन का बेनिफिट देना है, उसको मिलाने के लिए टू लिंक ए विलेज और पॉपुलेशन। और नंबर 4 पे चौथी रीज़न जो है जिसकी वजह से हमें अपने स्ट्रेट रूट से मुड़ना पड़ता है, वो है टू अवॉइड एक्सेसिव कटिंग एंड फिलिंग, यानी रोड बनाते हुए एक्सेसिव कटिंग और फिलिंग हमारे रूट में ना करनी पड़े। और जब हमें एक्सेसिव कटिंग और फिलिंग करनी पड़ेगी तो हमें उसके ऊपर बहुत ज़्यादा खर्चा करना पड़ेगा। तो इकानमी को मद्देनज़र रखते हुए एक्सेसिव कटिंग फिलिंग को हम अवॉइड करते हैं। ये 4 वजूहात हैं जिनकी वजह से हम अपनी रोड को, रेलवे लाइन को मोड़ते हैं और टर्न देते हैं। नंबर 1 पे पॉपुलेशन या ग्रेवयार्ड की वजह से, रिवर, स्ट्रीम, नाला, माउंटेन की वजह से, किसी विलेज को हमने एक्सेस देना है उसके साथ मिलाने के लिए, एक्सेसिव कटिंग फिलिंग को से बचने के लिए। ये है जनाब, ये सूरत हाल है। ये 4 हमारी पॉइंट्स थे, रीजंस थे जिनकी वजह से हम रोड को स्ट्रेट नहीं बल्कि स्ट्रेट रूट से हम मोड़ कर, कर्व देकर, उसको मोड़ कर फिर हम आगे लेके जाते हैं। कैनाल में जो हम कर्व्स देते हैं वो इस वजह से कि कर्व्स अगर हम देंगे, कर्व्स हम अगर नहीं देंगे तो उससे क्या होगा, एक्सेसिव कटिंग और फिलिंग होगी, इसमें एरोजन होगी, मैक्सिमम एरोजन ऑन आउटर एज ऑफ द कैनाल, और सिल्टिंग होती है इनर एज के ऊपर। तो जब हम इसका
इसको बड़े रेडियाई के साथ, बड़े रेडियस के साथ मोड़ेंगे तो फिर ये इफ़ेक्ट थोड़ा कम हो जाएगा। अगर हम इसको शार्प रखेंगे तो एरोजन भी ज़्यादा होगी और सिल्टिंग डेपोजिशन भी ज़्यादा होगी। इसके बाद है हमारी टाइप्स ऑफ कर्व्स। तो टाइप्स ऑफ कर्व को इसने दो हिस्सों में तकसीम किया है। एक है कि सर्कुलर कर्व्स। सर्कुलर कर्व की मज़ीद किस्में हैं। ये हॉरिजॉन्टल कर्व की एक्चुअली किस्म है सर्कुलर कर्व। ये दायरे का एक पार्ट होती है, हिस्सा होती है, जिसका रेडियस सेम रहता है और इसका एक रेडियस होता है, इसका एक सेंटर होता है। सिंपल सर्कुलर कर्व। सर्कुलर कर्व में सबसे पहली जो है सिंपल सर्कुलर कर्व, दूसरे नंबर पे कंपाउंड कर्व है और तीसरे नंबर पे रिवर्स कर्व है। तो इनकी मैंने फिगर्स बनाई हैं, इनको ज़रा देख लें। ये एक सिंपल सर्कुलर कर्व का मैंने स्केच शो किया है। ए बी और बी सी ये दो स्ट्रेट लाइंस हैं। दो स्ट्रेट लाइंस में दो रोड्स हैं, उनकी सेंटर लाइन मैंने लोकेट की है यहाँ पे। तो ए बी एक सेंटर लाइन है एक रोड की और बी सी दूसरी सेंटर लाइन है। इनको स्ट्रेट्स कहते हैं, इनको स्ट्रेट लाइंस कहते हैं या स्ट्रेट्स कहते हैं। तो ए बी और बी सी ये जो है डिफ्लेक्शन एंगल मैंने शो किया है जिसके ऊपर ये मुड़ रही है। तो ये इसका रेडियस है, ये भी इसका रेडियस है। ये T1 पॉइंट है टेंजेंट पॉइंट, और ये फर्स्ट टेंजेंट पॉइंट, ये सेकंड टेंजेंट पॉइंट। ये एक सिंपल सर्कुलर कर्व आ गई। ऐसी कर्व जो कि एक दायरे का हिस्सा होती है जिसका कोई रेडियस होता है और एक इसका सेंटर होता है जिसके गिर्द ये दायरा लगता है, ये कर्व लगती है। और कंपाउंड कर्व जो है ये ऐसी कर्व जब एक कर्व से हमारा काम नहीं चलता तो हम उसकी जगह पे दो कर्व्स लगा देते हैं। ये ऐसी दो कर्व्स होती हैं जो एक ही डायरेक्शन में मुड़ती हैं और इनके रेडियस अलग-अलग होते हैं और इनका मकसद भी to change the direction of road or railway line with great easiness। हमने मकसद इसका ये है कि हमने आसानी प्रोवाइड करनी है ताकि जो गाड़ी चल रही है उसके ऊपर, रोड के ऊपर या रेलवे लाइन के ऊपर, तो उसमें गाड़ी में या व्हीकल्स में बैठे हुए पैसेंजर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा झटका महसूस ना करें। तो ये ए बी बी सी सी डी ये रेलवे या रोड के अपना के सेंट्रल लाइंस हैं, स्ट्रेट्स हैं। R1 ये पहली जो हमारी कर्व है उसका रेडियस है, ये R2 दूसरी कर्व का रेडियस है, ठीक है। ये O1 पहली का सेंटर, O2 दूसरी का सेंटर। ये है रिवर्स कर्व। रिवर्स कर्व उल्टी कर्व या इसको एस कर्व भी कहते हैं। जब दो पैरेलल रोड्स चल रही हों तो उसमें डायरेक्शन चेंज करने के लिए ये अपोजिट डायरेक्शन में प्रोवाइड करते हैं। इसकी कन्वेक्सिटी बाहर की तरफ है और इसकी कन्वेक्सिटी अंदर की तरफ है। और अगर हम इसको देखें तो ये O1 रेडियस है R1 का, R1 और O1 मरकज़ है पहली कर्व का, O2 मरकज़ है दूसरी कर्व का, ये इसका रेडियस है। तो ये इसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन है। अब आगे हम इसमें देखते हैं कि नॉमेनक्लेचर ऑफ कर्व, इसमें थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ करता हूँ। अज़ीज़ तलबा, अभी हम कर्व्स के बारे में पढ़ रहे हैं। इसमें नॉमेनक्लेचर ऑफ कर्व के कर्व को हम किस नाम से इज़हार करते हैं, किस नाम से इसको मौसूम करते हैं। तो कर्व को दो तरीक़ों से जो है इसका बताया जाता है कर्व के बारे में। एक तरीका है रेडियस ऑफ द कर्व का तरीका। ये यूके यूनाइटेड किंगडम, जिसको ग्रेट ब्रिटेन कहते हैं, बरतानिया, या इसके ज़ेर असर जितने कंट्रीज़ हैं वहाँ पे ये है रेडियस ऑफ द कर्व का तरीका। कर्व की मिकदार को शो करने के लिए ये इस्तेमाल होता है। और इसमें फॉर एग्ज़ाम्पल आर रेडियस इज इक्वल टू 100 मीटर, 200 मीटर, 600 फुट और 1000 फीट एट्सेट्रा। ये वेरी कर सकता है रेडियस ऑफ द कर्व जितना भी हो। यानी बरतानिया और उसके ज़ेर असर ममालिक जो हैं वहाँ पे कर्व को
की मिकदार को शो करने के लिए रेडियस ऑफ द कर्व का तरीका है। ये रोड्स में ज़्यादातर इस्तेमाल होता है ये तरीक़ेकार, ये इससे कि हम कर्व को कैसे डेजिग्नेट करते हैं, ये रोड्स में इस्तेमाल होता है ये तरीका रेडियस ऑफ द कर्व का। दूसरे नंबर पे है डिग्री ऑफ द कर्व का तरीका, एक रेडियस से ज़ाहिर करना, दूसरा डिग्री ऑफ द कर्व से शो करना। तो डिग्री ऑफ द कर्व ये यूएसए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ये यूएसए या उसके ज़ेर असर या उससे रिलेटेड जितनी कंट्रीज़ हैं जिनके साथ उनका ताल्लुक़ है, उन ममालिक में यूएसए का तरीका इस्तेमाल करते हैं और वो कहते हैं डिग्री ऑफ द कर्व्स के तरीके से हम इसको इंट्रोड्यूस करवाते हैं। ये ज़्यादातर रेलवेज़ में इस्तेमाल करते हैं ये तरीका। तो डिग्री ऑफ द कर्व का तरीका ये इसको लेंथ ऑफ द कर्व और लेंथ ऑफ द कार्ड, इसमें यह है कि 100 फुट या 30 मीटर, दो इसमें मज़ीद दो बन जाते हैं इससे कि लेंथ ऑफ द कर्व से डेजिग्नेट करना और या लेंथ ऑफ द कार्ड से डेजिग्नेट करना। अब लेंथ ऑफ द कर्व से अगर करें डेजिग्नेट तो वो कहता है कि 100 मीटर या 30 मीटर या 100 फुट की कर्व जो है वो अपने सेंटर पे जितने डिग्री का ज़ाविया बनाती है, वो ये वाला ज़ाविया, उसको कहते हैं कि ये इतने डिग्री की कर्व है। फॉर एग्ज़ाम्पल 2 डिग्री का अगर ज़ाविया बनता है तो हम कहेंगे कि ये 2 डिग्री की कर्व है, और अगर ये 3 डिग्री का ज़ाविया बनता है तो हम कहेंगे ये 3 डिग्री की कर्व है, एटसेट्रा। ऐसे ही अगर 4 डिग्री 4 या 5 डिग्री का एंगल बनता है सेंटर पे तो इसको कहेंगे हम 4 या 5 डिग्री की कर्व। तो इसमें क्या है कि ये 100 फुट कर्व लेंथ, 100 फुट की कर्व या 30 मीटर की कर्व, ये 30 मीटर लंबाई की कर्व, ये सेंटर पे जितने डिग्री का एंगल बनाएगी वो होगी डिग्री ऑफ द कर्व। ऐसे ही कुछ जगह पे इसको लेंथ ऑफ कार्ड से भी शो करते हैं, जबकि ये एक्चुअली कर्व है और ये है कार्ड। इसके दोनों एंड्स को मिलाने वाली जो सीधी लाइन है उसको कार्ड कहते हैं। कार्ड का मतलब ये है वतर। और अगर 100 फुट या 30 मीटर का कार्ड सेंटर में जितने डिग्री का ज़ाविया बनाती है उतने डिग्री की कर्व कहलाएगी। तो नॉमेनक्लेचर ऑफ कर्व, किस तरीके से कर्व को डेजिग्नेट करते हैं, 2 तरीके हैं, रेडियस का और डिग्री ऑफ द कर्व का। रेडियस यूके और इससे रिलेटेड कंट्रीज़ में है और डिग्री ऑफ द कर्व यूएसए और इससे रिलेटेड कंट्रीज़ में। ये ज़्यादातर रेलवेज़ में इस्तेमाल होता है। रेडियस वाला तरीका रोड्स में ज़्यादा इस्तेमाल होता है। डिग्री ऑफ द कर्व में लेंथ ऑफ कर्व जितने 30 मीटर या 100 फुट की जो कर्व है वो अपने सेंटर पे जितने डिग्री का एंगल बनाती है इसको डिग्री ऑफ कर्व कहते हैं। या कार्ड लेंथ से अगर शो करें तो 100 फुट का कार्ड या 30 मीटर का कार्ड सेंटर पे जितने डिग्री का एंगल बनाएगा उसको कहेंगे डिग्री ऑफ द कर्व। ये तो इसकी नॉमेनक्लेचर का इसका मामला हो गया। अब इसमें रिलेशन बिटवीन रेडियस एंड डिग्री ऑफ ए कर्व, आर एंड डी ऑफ ए कर्व, इसमें आपस में इसका रिलेशन क्या है? तो एक रिलेशन है कि लेंथ ऑफ द चेन, लेंथ ऑफ चेन किसके बराबर है? आर इंटू डी। आर है रेडियस ऑफ द कर्व और डी है डिग्री ऑफ द कर्व। तो इसको अगर मैं डी लिखूँ अलहदा से तो डिग्री किसके बराबर आ जाएगा? लेंथ ऑफ चेन बटा रेडियस। ये है रेडियंस में, ये किस में है? आर ए डी आई ए एन एस, रेडियंस। तो रेडियन को डिग्री में अगर हम चेंज करें तो 180 ओवर पाई से मल्टीप्लाई करेंगे, 180 ओवर पाई। तो डिग्री ऑफ द कर्व इज इक्वल टू लेंथ ऑफ चेन बटा रेडियस इंटू 180 ओवर पाई। ये डिग्रीज में आएगा।
ये वैल्यू आएगी डिग्रीज़ में। तो इससे अगर यहाँ पे हम 30 मीटर की चेन रखें या 100 फुट की चेन रखें तो हमारे पास, अगर मीटर्स वाला 30 मीटर वाला रखें तो ये बनता है 1718 समथिंग। तो उसको राउंड ऑफ करके जो बनाया गया है 1720/d, ये इन मीटर्स के लिए ये फार्मूला इस्तेमाल होगा। और अगर 100 फुट हम रखें तो ये बनता है कोई 2728 समथिंग। इसको राउंड ऑफ करके ये बनाया गया है 5730/d। तो ये दोनों फार्मूले बड़े अहम हैं, इनको आगे हमने इस्तेमाल करना है। इसके एलिमेंट्स हम देखते हैं, इसके पार्ट्स देखते हैं। कर्व वाला टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए इसमें हमने टेक्निकल टर्म्स रिलेटिंग टू सिंपल सर्कुलर कर्व और कर्व के जो टेक्निकल टर्म्स इसमें इस्तेमाल होती हैं सिंपल सर्कुलर कर्व में, ये मैं आपको बताने लगा हूँ। ये इसका स्केच मैंने बनाया सिंपल सर्कुलर कर्व का। ए बी और बी सी एक स्ट्रेट लाइन है, ये दूसरी स्ट्रेट लाइन है। इनको टेंजेंट्स भी कहते हैं, फर्स्ट टेंजेंट और सेकंड टेंजेंट लाइन। तो इसमें ये देख लें, ए बी और बी सी टेंजेंट लाइन्स या स्ट्रेट्स, T1 T2 ये हमारे टेंजेंट पॉइंट्स हैं। यहाँ से कर्व शुरू होते हैं, यहाँ पे एंड होती है। इसको पॉइंट ऑफ कर्व कहते हैं, इसको पॉइंट ऑफ टेंजेंसी कहते हैं। जिस एंगल के ऊपर पहली स्ट्रेट लाइन से, ये पहले टेंजेंट से दूसरा टेंजेंट लाइन जो है जितने एंगल पे मुड़ती है उसको डिफ्लेक्शन एंगल कहते हैं। इन दोनों लाइनों के मिलने से अंदरूनी दरमियानी ज़ाविया जो बन रहा है इसको इंटरसेक्शन एंगल कहते हैं। ये पॉइंट जहाँ पे ये दोनों लाइनें आपस में क्रॉस करती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं, इसको इंटरसेक्शन पॉइंट कहते हैं। ये T1E T2 ये हमारा लॉन्ग कार्ड है। T1F T2 ये हमारी लेंथ ऑफ द कर्व है, ये रेडियस है और ये इसका सेंटर है। जितना एंगल डिफ्लेक्शन एंगल यहाँ पे बनता है उतना ही सेंटर में बनता है, इसको सेंट्रल एंगल कहते हैं। और ये अगर हम ये यहाँ से इसको एक लाइन हम ड्रा करें नीचे तक लेके आए तो आधा ज़ाविया इधर हो जाएगा, आधा ज़ाविया इधर हो जाएगा। ये 90 डिग्री के ऊपर ये रेडियस लाइन जो है ये टेंजेंट लाइन के साथ 90 डिग्री बनाती है। तो इसको मज़ीद मैंने लिख के बता दिया है। नेम ऑफ कर्व क्या है? नेम ऑफ कर्व को दो तरीक़ों से डेजिग्नेट करते हैं, एक है लेफ़्ट हैंड कर्व और दूसरा है राइट हैंड कर्व। अगर ये यहाँ से T1 से शुरू करके T2 तक ये ऐसे चली है, लेफ़्ट से राइट की तरफ, इसको राइट हैंड कर्व कहा। और अगर इधर से इस तरफ को चलें तो इसको कहते हैं हम लेफ़्ट हैंड कर्व, इसको कहते हैं लेफ़्ट हैंड कर्व। तो एक तो या तो लेफ़्ट हैंड कर्व होगी या राइट हैंड कर्व होगी। टेंजेंट लाइंस फिगर में मैंने बता दिया है, ए बी और बी सी दो स्ट्रेट्स हैं, ये टेंजेंट लाइंस हैं। इंटरसेक्शन पॉइंट जो है, जो बी पॉइंट जहाँ पे ये दोनों लाइनें इंटरसेक्ट करती हैं इसको इंटरसेक्शन पॉइंट कहते हैं। सीक्वेंस ऑफ टेंजेंट लाइंस, टेंजेंट लाइंस का सीक्वेंस क्या है? इसको ए बी फर्स्ट टेंजेंट लाइन है और बी सी सेकेंड टेंजेंट लाइन है। फर्स्ट टेंजेंट लाइन ए बी, सेकेंड टेंजेंट लाइन बी सी। और टेंजेंट पॉइंट्स क्या है? स्केच में देख लें, ये T1 टेंजेंट पॉइंट है, ये T2 ये सेकेंड टेंजेंट पॉइंट है। फर्स्ट टेंजेंट पॉइंट जो है T1 को पॉइंट ऑफ कर्व पॉइंट कहते हैं या पॉइंट ऑफ द कर्व कहते हैं, और T2 पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, ये टेंजेंट पॉइंट कहेंगे इसको। और इंटरसेक्शन एंगल, ये दरमियानी ज़ाविया जो है इंटरसेक्शन एंगल I है, डिफ्लेक्शन ज़ाविया ये वाला फाई, और सेंट्रल एंगल ये है, इसको भी फाई के बराबर कहते हैं, फाई के बराबर होता है। अब इसमें मज़ीद जो रह गए हैं पॉइंट्स
इसके इनके नाम्स वो मैं आपको बताता हूँ। इस तलबा टेक्निकल टर्म्स रिलेटिंग टू कर्व के हवाले से हमने 8 पॉइंट पढ़ लिए थे, 8 टर्मिनोलॉजी पढ़ ली थी। 9वां पॉइंट जो है टेंजेंट एंगल कौन सा है। टेंजेंट एंगल जो है ये T1, T2, T1B, ये वाला जो एंगल बनता है इसको कहते हैं टेंजेंट एंगल, और ये हमेशा डिफ्लेक्शन एंगल का आधा होता है। T2, T1 और B या BT1, T2, ये एंगल जो है ये डिफ्लेक्शन एंगल कहलाता है। लॉन्ग कार्ड जो है ये T1 और T2 को मिलाने वाली हॉरिजॉन्टल लाइन, दिस इज़ लॉन्ग कार्ड ऑफ द कर्व। इसको मैंने लिखा है कि T1E T2, इसको कैपिटल L से डिनोट करते हैं। और कार्ड क्या होता है, कार्ड एक्चुअली ये पेग इंटरवल होता है जो कर्व लगाने के लिए सेटिंग आउट द कर्व में ये इस्तेमाल होता है। सेटिंग आउट द कर्व, उसमें ये एक्चुअली ये कौन सा डिस्टेंस है, ये पेग इंटरवल होता है। अब सब कार्ड कौन से होते हैं, कार्ड जब हम कर्व लगाते हैं तो उसमें यूनिट कार्ड रखते हैं हम सारे, लेकिन बाज़ औक़ात चेंजेज जो है वो ऐसी बनती है कि हमें शुरू में और आखिर में, एट द स्टार्ट और एट द एंड ऑफ द कर्व, हमें यूनिट कार्ड की बजाय जो हमें कार्ड दिया जाता है 20 मीटर का कार्ड है, 15 मीटर का कार्ड है, 50 फुट का कार्ड है, 100 फुट का कार्ड है, जो यूनिट कार्ड की लंबाई होती है जिसको हम पेग इंटरवल कहते हैं, उससे जब छोटा कार्ड बनता है, अगर वो स्टार्ट में बनता है तो इसको कहेंगे इनिशियल सब कार्ड, अगर एंड पे बनता है तो उसको कहेंगे हम फाइनल सब कार्ड। तो एक ये 3 किस्म के कार्ड हो गए, एक सब कार्ड 2, एक शुरू पे एंड पे, और दरमियान में सारे यूनिट कार्ड। 13 नंबर पे है लेंथ ऑफ द कर्व, ये है T1F T2, ये इसको स्मॉल एल से मैंने डिनोट किया है। तो ये जो डिस्टेंस है कर्वेचर के ऊपर, कर्वेचर वाला डिस्टेंस, कर्व वाला, इसको कहते हैं लेंथ ऑफ द कर्व। और अपेक्स पॉइंट क्या है, जो हाईएस्ट पॉइंट है कर्व का वो है ये वाला, इसको कहते हैं अपेक्स पॉइंट या सेंटर पॉइंट ऑफ द कर्व। और अपेक्स डिस्टेंस कौन सा है, B से लेके F तक का डिस्टेंस, इसको अपेक्स डिस्टेंस बोलते हैं। और वर्स्ट साइन एक डिस्टेंस होता है, ये E से F तक को अगर मिला देते हैं तो इसको कहते हैं ये वर्स्ट साइन डिस्टेंस है। रेडियस जो है वो कहता है कर्व के किसी पॉइंट को अगर हम कर्व के सेंटर तक मिलाएं तो ये सारे डिस्टेंसेस बराबर हैं, और इसको कहते हैं रेडियस ऑफ द कर्व। अभी हम इसके जो है टेक्निकल टर्म्स रिलेटिंग टू सिंपल सर्कुलर कर्व पढ़ रहे थे। अब हमने इसके मुख्तलिफ एलिमेंट्स ऑफ सिंपल सर्कुलर कर्व जो अभी हमने देखे हैं उनके फार्मूले हम देखेंगे, और फिर ये फार्मूले आपने याद करने हैं, और इन्हीं फार्मूलों के ऊपर हमने आगे चलना है। अभी हमने टेक्निकल टर्म्स रिलेटिंग टू सिंपल सर्कुलर कर्व पढ़ी थी। अब इसके बाद है एलिमेंट्स ऑफ सिंपल सर्कुलर कर्व या डिफरेंट फार्मूलाज रिलेटिंग टू कर्व। इसमें कोई 6-7 फार्मूले इस्तेमाल होते हैं। नंबर 1 है इंटरसेक्शन एंगल। स्केच में मैंने आपको हर चीज़ बता दी है फिगर में। तो इंटरसेक्शन एंगल जो है वो किसके बराबर होता है, 180 डिग्री -5, ये आपने याद रखना है। सेंट्रल एंगल किसके बराबर होता है, ये डिफ्लेक्शन एंगल के बराबर होता है, इट इज़ इक्वल टू 5। टेंजेंट लेंथ, इसको BT1 मसावी है BT2 मसावी है, ये फार्मूला इसका R tan φ/2, रेडियस इंटू टेंजेंट φ/2, ये टेंजेंट लेंथ है। लेंथ ऑफ द कार्ड ये आपको समझाने के लिए लिखा है, जब आपने कैलकुलेशन करनी है तो ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो लेंथ ऑफ द कार्ड ये किसके बराबर है, कैपिटल L से इसको डिनोट करते हैं, ये बराबर है 2R sin φ/2, 2R sin φ/2। लेंथ ऑफ द कर्व ये स्मॉल l के बराबर है, इसको πr/180 डिग्री, इससे ये इस फार्मूले से हम निकालेंगे। अपेक्स डिस्टेंस जो इंटरसेक्शन पॉइंट
और जो अपेक्स पॉइंट है उसको मिलाने वाला जो फासला है ये कहलाता है अपेक्स डिस्टेंस, ये बी एफ है। तो ये बराबर है आर इंटू सीकेंट फाई बटा 2 माइनस 1। वर्स्ट साइन जो है ये किसके बराबर है, ये है ई एफ डिस्टेंस, यानी मिड पॉइंट ऑफ दी लॉन्ग कार्ड, उसको मिला दें अगर अपेक्स पॉइंट के साथ तो ये बनता है ई एफ, इसको कहते हैं वर्स्ट साइन डिस्टेंस, आर इंटू 1 माइनस कास फाई बटा 2। इसके बाद एक प्रॉब्लम हम कर रहे हैं कि प्रॉब्लम है कि फाइंड रेडियस ऑफ कर्व इफ़ डिग्री डी मसावी है 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री। तो ये आपने फुटों में रेडियस निकालना है, फुट में और मीटर्स में, ये दोनों में निकालना है। तो इसका दूसरा बी जो है फाइंड डिग्री ऑफ द कर्व इफ आर इज इक्वल टू 1720 मीटर, 860 मीटर, 1146 फुट। तो सोल्यूशन इसका पहले का जो सोल्यूशन है वो हम इसको निकालते हैं। पहले में जो डिग्री गिवन है, डिग्री रेडियस निकालना है और डिग्री गिवन है, डिग्री है 2 डिग्री, 3 डिग्री और 4 डिग्री। तो इसमें मैं लिख देता हूँ दोनों फार्मूले। आर इज इक्वल टू 1720 बटा डी, ये मीटर्स में, और इस तरफ आर इज इक्वल टू 5730 बटा डी। तो इसमें अगर वैल्यूज पुट करते जाएं 1720 बटा डी जो है, अगर 2 डिग्री हो तो उसको 2 से तकसीम कर दो, ये आ गया 860 मीटर। और यहाँ पे रेडियस जो है 5730 बटा डी है। डी में अगर 2 रखें तो ये फुटों में, ये फुटों के लिए, तो ये आ गया इसको तकसीम करना है 2865 फीट आ गया। ये बाकी यही फार्मूले आपने लगाने हैं और आपने इसको हल कर लेना है। इसके बाद एक और मज़ीद आपको डिटेल से एक सवाल समझाता हूँ। इस तलबा एक सवाल है कि कैलकुलेट द सेंट्रल लाइन ऑफ ए रोड डिफ्लेक्ट्स थ्रू 40 डिग्री एट ए चेंज ऑफ सेंट्रल लाइन ऑफ ए रोड डिफ्लेक्ट्स थ्रू 40 डिग्री एट ए चेंज ऑफ 1000 मीटर वेयर द रेडियस ऑफ द कर्व इज़ 430 मीटर। वो अब कह रहा है कि इसमें फाइंड द चेंज ऑफ बोथ टेंजेंट पॉइंट्स, ये T1 पॉइंट है, ये T2 पॉइंट है, इन दोनों की चेंज हमने मालूम करनी है। ये स्केच में आपको मैंने दिखा दिया है। ये रेडियस है 430 मीटर, 40 डिग्री डिफ्लेक्शन एंगल है। जो इंटरसेक्शन पॉइंट उसकी चेंज गिवन है 1000 मीटर। तो हमने ये निकालना है T1 और T2 की चेंज, T1 और T2 की चेंज हमने निकालनी है। तो इस स्केच से आप ये देखें कि T1 और T2 की चेंज कैसे निकलेगी। एक तो BT1 की लंबाई आपके पास आनी चाहिए, दूसरा ये लेंथ ऑफ द कर्व आनी चाहिए। यहाँ से आप नीचे की तरफ आएंगे तो इसमें से BT1 तफरीक कर देंगे, यहाँ की चेंज आ जाएगी। इसमें हम लेंथ ऑफ द कर्व ऐड करेंगे T1 T2, तो इसमें ऐड करेंगे, इस पॉइंट की चेंज आ जाएगी। तो 2 चीज़ें हमें चाहिए होंगी। एक तो हमें BT1 निकालना पड़ेगा, दूसरा निकालना पड़ेगा लेंथ ऑफ द कर्व। ये तो इनकी मदद से
हम T1 और T2 की चेनेज निकाल लेंगे। तो इधर ज़रा मैं आपको क्लियरली ताकि आपको नज़र आए। नंबर 1 पे सबसे पहले BT1 का जो फार्मूला है या इसको उसने एक बुक में T से ज़ार किया हुआ है, तो ये बराबर है R tan phi बटा 2। R जो है ये है 430 मीटर, टेंजेंट फाई जो है ये है 40 बटा 2 कर दे 20 आ गया। तो इसको कैलकुलेट करें तो ये निकलता है 300.24 मीटर। एक तो आगे हमारे पास है ये BT1 मसावी है T1 ये है। दूसरे नंबर पे लेंथ ऑफ द कर्व हमने निकालनी है, तो वो स्मॉल l इज इक्वल टू पाई R फाई ओवर 180 डिग्री ये है। तो इसमें वैल्यूज़ पुट कर दें। पाई आपको पता ही है, पाई की वैल्यू 3.1415, पाई इंटू रेडियस 430 इंटू फाई ये है 40 डिग्री बटा 180 ये। तो ये इसका आंसर उसने निकाला है। सॉरी, इसका आंसर जो है ये है 156.5 मीटर। 156.5 मीटर। ये निकला है 300.24 मीटर। ये दूसरा आंसर आ गया। अभी ये लेंथें इसकी निकली हैं। अब हम निकालेंगे चेनेज ऑफ चेनेज असल में डिस्टेंस इन चेन्स, वो उसको चेनेज कहते हैं। चेनेज ऑफ पॉइंट बी दैट इज़ इंटरसेक्शन पॉइंट, ये है 1000 गिवन है मीटर। इसमें से हम ये BT1 तफरीक करें, डिडक्ट BT1 वो है 156.5 मीटर। ये आ गया। तो फ्री करने से ये आया जनाब 843.5 मीटर। एक तो आंसर आ गया हमारा ये एक्चुअली है चेनेज ऑफ T1। फर्स्ट टेंजेंट पॉइंट, और इसमें ऐड लेंथ ऑफ कर्व ऐड करें। कर्व की लेंथ है 300.24 इसको करें जमा। ये आ गया 4, ये 7 और ये 3, ये 4 और 8 3 11, 1143.74 मीटर। ये आ गई चेनेज ऑफ T2। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर था। ये हमने एक बताना था और एक आपने पहले वाला बताना T1 और T2 की हमने चेनेज बतानी थी। इसके बाद इससे अगला जो न्यूमेरिकल है
कोई बड़ा आसान सा है, एक डेटा दिया गया है, सवाल वो कह रहा है कि 2 straight lines AB and BC intersect at change of 78 plus 27, the intersection angle being 130 degree. It is desired to connect these 2 straight lines by a simple circular curve of 4 degree. Calculate. अब इसमें हमने निकालना क्या क्या है। नंबर 1 है रेडियस ऑफ द कर्व मीटर्स में, टेंजेंट लाइन, लेंथ ऑफ कर्व, लेंथ ऑफ द लॉन्ग कार्ड, लेंथ ऑफ कर्व और अपेक्स डिस्टेंस, वर्स्ट साइन डिस्टेंस। इसमें कुछ भी नहीं है, सिंपल्स जो है सवाल हैं, जो फार्मूले हैं वो आपने इसके अंदर लगाने हैं, इससे ये सवाल हल हो जाएगा। ये है एग्ज़ाम्पल नंबर है 3.4। एग्ज़ाम्पल 3.4 ये आपने निकालनी है। 3.5 जो है एग्ज़ाम्पल, उसके बारे में आपको मैं बता देता हूँ कि वो कैसे करनी है। 3.5 है सेंट्रल लाइन ऑफ ए कैनाल डिफ्लेक्ट्स थ्रू 40 डिग्री एट ए चेंज ऑफ 17,634.25 फीट। कैलकुलेट द चेंज ऑफ द कर्व पॉइंट। कर्व पॉइंट जहाँ से कर्व स्टार्ट होती है, यानी फर्स्ट टेंजेंट पॉइंट, एज्यूमिंग दैट दिस कर्व इज़ टू बी डेजिग्नेटेड डिज़ाइंड एज 5 डिग्री कर्व, यानी 5 डिग्री। ये जस्ट लाइक अभी जैसे हमने निकाला है, जैसे अभी हमने सवाल ये सवाल निकाला है, बिल्कुल उसी तरीके से है। इसमें डिफ्लेक्शन एंगल 40 डिग्री है और डिग्री ऑफ द कर्व दिया गया है। इसमें सबसे पहले हम रेडियस निकालेंगे 5730/d करके, फिर T1 निकालेंगे, फिर हमने टेंजेंट लेंथ निकालनी है, लेंथ ऑफ द कर्व निकालनी है और उसमें से चेंज ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट में से टेंजेंट पॉइंट की लेंथ निकाल दें, टेंजेंट लेंथ निकाल दें, फिर उसमें ऐड कर दें लेंथ ऑफ कर्व, तो ये आ जाएगा। नेक्स्ट हमने पढ़ना है सेटिंग आउट ऑफ सिंपल सर्कुलर कर्व। इसको आप पढ़ लेना, इसको देखना। मैं नेक्स्ट जो है ना वीक में इसके ऊपर लेक्चर दूंगा इंशाल्लाह। अल्लाह आपका हामी नासर व मा अलैना इल्लल बलाग।